क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चीजों को, और इससे एक आइडिया भी आएगा कि अगर क्वेश्चन का विश्लेषण करना है तो किस आधार पर हम कर सकते हैं। और क्लास रेगुलर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेगुलर नहीं कीजिएगा क्लास, दिक्कत, आप हर प्रकार की समस्या से जूझिएगा। तो इसलिए क्लास रेगुलर कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, सब चीज मिलता रहे। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कादम्बनी गांगुली, लक्ष्मी सहगल, अमला मुखर्जी, आशा सहगल। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल। अब आप समझिएगा इस बात को, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ऐसे आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को ही हो चुका था, लेकिन आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। और आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाले सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस ने कई ब्रिगेडों में बांटा, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, और महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड, महिलाओं के लिए एक ब्रिगेड बनाया था, झांसी ब्रिगेड। महिलाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो झांसी ब्रिगेड बनाया था, उस झांसी ब्रिगेड का नेतृत्व ही लक्ष्मी सहगल संभाल रही थी। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की सेना में शामिल हुई और आजाद हिंद फौज की सेना में शामिल होकर लक्ष्मी सहगल झांसी ब्रिगेड के नेतृत्व को संभालने का काम की। अर्थात यह बात हमें यह बतलाता है कि आजाद हिंद फौज की सेना में पुरुषों के साथ साथ कहीं ना कहीं महिलाओं भी शामिल हुआ करती थी। तो आंसर आपको लक्ष्मी सहगल। इसके बाद इस ऑप्शन में है कादम्बनी गांगुली, अमला मुखर्जी, आशा सहगल। इसमें कादम्बनी गांगुली का ऐतिहासिक महत्व है। कादम्बनी गांगुली का क्या ऐतिहासिक महत्व है? तो कादम्बनी गांगुली का यह ऐतिहासिक महत्व है, स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली है। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली है। कादम्बनी गांगुली ने स्नातक की डिग्री कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त करने का काम की थी और कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित वर्ष 1890 के कांग्रेस के कोलकाता में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में किया। 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। उस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने पार्टिसिपेट की और उन्हें बोलने का मौका मिला और वो कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को जब हमने डिस्कस किया तो आपने क्या पाया कि यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं यह बतलाता है कि सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा स्थापित संगठन आजाद हिंद फौज से संबंधित प्रश्न भी हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यह जो चैप्टर है, यह जो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज है, यह चैप्टर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत आता है। यानी हम यह बात कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा जा सकता है और बिहार एसएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि आगे जब आप देखेंगे तो और भी कई सारे प्रश्न भारत के स्वतंत्रता आंदोलन नामक चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक लाइन आप लिख लीजिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन कॉपी में लिखना है। यानी ये सब चीज हम लोगों को करना है, ये सब चीज हम लोगों को पढ़ना है। सिलेबस डिस्कस कर, सिलेबस की समझ आपके भीतर हम विकसित कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप चीजों को। चलिए, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आगे है।
देखिए, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराट डॉमर मॉडल पर आधारित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमें यह बतलाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और उसमें भी जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है। तो मतलब पंचवर्षीय योजना यानी अंग्रेजी में 5 ईयर प्लान के विषय में हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे वर्तमान समय में 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं है या खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यहां से प्रश्न आ रहे हैं। 2022-23 में भी जो परीक्षा हुआ है उसमें भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना ऐसे तो समाप्त 2017 में ही हो गया है, हम लोग 2023 में जी रहे हैं, लेकिन प्रश्न 2022-23 के परीक्षा तक आया है, तो आगे भी आने की संभावना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उसको तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिखिएगा, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब ये जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको हमें करना है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। अब आइएगा, देखिए हुआ क्या था जानते हैं? वर्ष 1929 में, 1929 1929 वर्ष 1929 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। पूरे विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस आर्थिक संकट से रूस प्रभावित नहीं हुआ था, क्योंकि रूस ने अपने यहां 5 ईयर प्लान को लागू किए हुए था। तो भारत ने यह देखा कि रूस प्रभावित नहीं हुआ है 1929 के आर्थिक संकट से, क्योंकि उसने 5 ईयर प्लान को लागू किए हुए है। तो इसीलिए जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो आजादी के बाद भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम भी भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करेंगे, और फिर भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किए गए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 उसका कालखंड है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कालखंड है 1951 से 56, वही योजना हेराट डॉमर मॉडल पर आधारित है। तो जो हेराट डॉमर मॉडल है, इस पर आधारित है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपको हेराट डॉमर मॉडल पर आधारित है। फिर इसके बाद आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर आप बात करेंगे तो इसका कालखंड है 1969 से 1974, और यह जो योजना है, यह योजना डीआर गॉडगिल योजना, डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। गॉडगिल मॉडल पर जो है आपको आधारित है। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसका कालखंड है 1961 से 1966, और ध्यान रखें यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में आया है, पहली से लेकर 12वीं तक। उसमें सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत चीन युद्ध हुए, 1965 में भारत पाक युद्ध हुए, और इस समय जो है आपको भारत में सुखाड़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। ये तमाम कारण है जिस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको असफल रहा। इसके बाद अगर आप दूसरी या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका कालखंड है 1956 से 1961, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, या यूं कहे यह जो है आपको महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और ध्यान रहे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, तो वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। फिर जो है आपको आगे हर पंचवर्षीय योजना का लगभग कोई ना कोई मॉडल है, और साथ ही साथ हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ विशेष उद्देश्य या विशेष लक्ष्य रहा है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाया जाएगा तो इन बातों से आपको अवगत निश्चित तौर पर करवाया जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां अवस्थित है? देखिए कल के सेशन में हम आपको एक बात लिखाए थे कि
भारत के प्रमुख संस्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी भारत के प्रमुख संस्थान से ही संबंधित प्रश्न है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है आपको नई दिल्ली में अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1981 ईस्वी में। वर्ष 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और यह आपको नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न से संबंधित चैप्टर जो है हम आपको लिखा चुके हैं कि प्रमुख संस्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखाने की जरूरत नहीं है। आगे, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहां है? देखिए, ये तो जहां है चलिए ठीक है, लेकिन ये प्रश्न हमें क्या बतलाता है, ये प्रश्न हमें क्या संदेश देता है? ये प्रश्न हमें यह बतलाता है, यह प्रश्न हमें यह संदेश देता है कि भारत के जो टाइगर रिजर्व है उसको हमें निश्चित तौर पर करना है। देखिए, ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के बाघ अभयारण्य, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। तो यह प्रश्न हमें यही बतलाता है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के बाघ अभयारण्य जितने भी हैं, और कौन बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, कौन बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, अलग अलग बाघ अभयारण्य, अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान भारत के अलग अलग राज्य में है। तो इस बात से हमें अवगत होना है, समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इंद्रावती है। देखिए, इंद्रावती एक नदी का भी नाम है। इंद्रावती की अगर आप बात करेंगे तो इंद्रावती एक नदी का भी नाम है, और इंद्रावती नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, और छत्तीसगढ़ राज्य में ही इंद्रावती बाघ रिजर्व भी है। तो जो आपको इंद्रावती बाघ रिजर्व है यह आपको छत्तीसगढ़ में है, ये तो ठीक है, इसके आंसर को हम लोगों ने जाना। लेकिन यहां पर सिलेबस की समझ में हमको ये लिखना है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के बाघ अभयारण्य को याद करना है या इस चैप्टर को करके जाना है। तो नीचे से भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य। देखिए, इसके बाद आगे है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, हम आपको बताए थे, पहला टॉपिक हम आपको यही लिखाए हैं, प्रमुख साहित्य एवं उनके रचनाकार। प्रमुख साहित्य एवं उनके रचनाकार प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक या वर्तमान समय तक, समझ गए? देख रहे हैं, एक ही टॉपिक से दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न जो है आपको परीक्षा में आ रहे हैं, समझ गए? तो ये चैप्टर का नाम तो हम आपको लिखा चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम दोबारा लिखाने का जरूरत है नहीं। लेकिन आप जान लीजिए, इस पुस्तक की रचना किरण देसाई के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? किरण देसाई। इसके बाद आगे है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई है? देखिए, अभी पूरा का पूरा संसार अगर आप देखेंगे तो कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें एक जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन के कई कारण है। उसमें एक कारण है प्रदूषण, एक कारण है प्रदूषण। भारत में प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया, और जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन किए जाने को लेकर भारत की संसद में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम को नाम दिया गया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इस संगठन की स्थापना वर्ष 2010 में हुई, और इसका काम है प्रदूषण पर नियंत्रण पाना। और वर्तमान में इस संगठन के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इससे पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे आदर्श कुमार गोयल, जबकि वर्तमान में है आपको प्रकाश श्रीवास्तव, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका वर्ष 2010। ये प्रश्न हमें क्या बतलाता है जानते हैं? देखिए, जब आप भारत की राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, यानी इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको एक चैप्टर पढ़ना होता है प्रमुख आयोग और परिषद। प्रमुख आयोग और परिषद, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये प्रश्न हमें यह बतलाता है कि प्रमुख आयोग और परिषद को पढ़ना है, और किस आयोग या परिषद की स्थापना कब हुई है
उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसका क्या काम है, हर चीज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो नीचे से आप हेडिंग मारिएगा प्रमुख आयोग और परिषद, प्रमुख आयोग और परिषद, प्रमुख आयोग और परिषद, प्रमुख आयोग और परिषद। आगे देखिए, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न हमें बतलाता क्या है, कौन सा चैप्टर का ये प्रश्न है। ये प्रश्न है आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत, ये प्रश्न है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है ये प्रश्न है आपको भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन से संबंधित ये प्रश्न है। तो देख रहे हैं कि ये प्रश्न पूछा जाता है, कोयला का उत्पादन कौन करता है, कोयला का भंडारण किस राज्य में है। फिर आपको अभ्रक पूछा जाएगा, सोना पूछा जाएगा, चांदी पूछा जाएगा, मैग्नीज पूछा जाएगा, तांबा पूछा जाएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमें यह बतलाता है कि भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है हमें भारत के खनिज संसाधन और भारत के ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो नीचे से आप लिखिएगा भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। देखिए भारत में सबसे ज्यादा कोयला की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण झारखंड में है, और सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य। इस प्रश्न का उत्तर हमारे ख्याल से उत्तर में गलत होगा, समझ गए। अगर उत्तर आपके पास होगा तो उसमें इस प्रश्न का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर होगा कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करता है आपको छत्तीसगढ़ राज्य। कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य। लेकिन अगर रहता भंडारण तो भंडारण सबसे ज्यादा है झारखंड राज्य में। भंडारण और उत्पादन समझते हैं जी। भंडारण का मतलब होता है कहां पर सबसे ज्यादा जमा है, उत्पादन का मतलब होता है कौन सबसे ज्यादा इसका जो है उत्खनन करता है, समझ गए, इसको उत्पादित करता है, समझ गए। तो ये चीज है। इसके बाद बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। देखिए वो तो ठीक है, जो है सो वह है, लेकिन ये प्रश्न हमें क्या दिखलाता है, ये प्रश्न हमें यह बतलाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग बिहार के परीक्षा में बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित पूछ ही दिया जाता है, और बिहार एसएससी का तो बड़ी फेवरेट टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी जो है उन दोनों का कर्म भूमि तो अपना बिहार ही रहा है। तो यही कारण है कि यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे से आप हेडिंग मारिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, नीचे से आप हेडिंग मारिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अलग अलग घटनाओं का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वह आपको कमल और सांड है, कमल और सांड है। तो जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। फिर आपको महात्मा बुद्ध ने गृह का त्याग किया, जिस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। क्या है, घोड़ा। फिर व्हील कुछ किसी भी चीज से नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध जब गृह का त्याग किए तो महात्मा बुद्ध ने यत्र तत्र भटकने का काम किया ज्ञान प्राप्ति हेतु, और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध यत्र तत्र भटकते रहे। उसी क्रम में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे, अर्थात उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष। क्या है, बोधि वृक्ष। उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। तो चैप्टर तो लिखा ही दिए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आगे अपने पद से इस्तीफा देने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी तक देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। इन प्रधानमंत्रियों में सबसे पहले अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए, मोरारजी देसाई हुए।
मोरारजी देसाई 1977 से 1979 ईस्वी तक, 1977 से 1979 ईस्वी तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही बने हैं और यही प्रथम प्रधानमंत्री हुए जो अपने पद से त्यागपत्र दिए, यही प्रथम प्रधानमंत्री हुए जो अपने पद से त्यागपत्र दिए। देखिए हुआ यह था कि इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होता, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का काम किया। तो देखिए यहां पर यह प्रश्न हमें क्या बतलाता है, यह प्रश्न हमें अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें, अगर आप इस प्रश्न को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखिएगा तो प्रधानमंत्री के विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इसी प्रश्न को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर मान लिया जाए प्रधानमंत्री की विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो क्या राष्ट्रपति के विशेषता से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है? क्या उपराष्ट्रपति के विशेषता से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है? तो निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, ये कौन है? ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति की कई सारी विशेषताएं हैं, उपराष्ट्रपति की कई सारी विशेषताएं हैं, प्रधानमंत्री की कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे प्रधानमंत्री की विशेषताओं में जैसे ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे यहां से और भी प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, कौन प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना नहीं किए, कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, किस प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति में पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, कौन कौन राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं, या कौन कौन उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के विशेषता से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप लिखिएगा भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इत्यादि के विशेषता से संबंधित प्रश्न, इत्यादि के विशेषता से संबंधित प्रश्न, इत्यादि के विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको मोरारजी देसाई होगा। क्या होगा उत्तर? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई।